अच्छा आप जरा देखें बच्चों, बात ये थी कि हम लोग स्केलर और वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। क्वांटिटीज दो किस्म की होती हैं, एक वेक्टर और एक स्केलर। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे जरा देखिए ना, अगर मैं कहूं कि 5 और 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनका प्रोडक्ट कौन सा होगा? 35। तो दो चीजों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो आंसर क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। अच्छा, अब बच्चों अगर दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करें और आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आए, ठीक है, तो फिर वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है? स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या मतलब? आंसर है ना, तो स्केलर आएगा तो स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है जी। जैसे आप जरा देखें, फोर्स है और ये वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आता है, वर्क। और वर्क ये प्रोडक्ट है इनका। मैंने क्यों कहा कि ये प्रोडक्ट है? मैंने इसलिए कहा कि ये इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। अच्छा, अब बच्चों ये चूंकि इनका प्रोडक्ट है और वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये कौन सी चीज बन गई है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अच्छा, अब बच्चों जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों को, जैसे नंबर वगैरह हो गए, तो हम क्या करते हैं? जैसे मैंने यहां 5 मल्टीप्लाई 7 कर दिया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 5 7, लेकिन ये अक्सर पॉइंट की शक्ल में आ जाता है। लेकिन जब हम लोग कोई लेटर वगैरह को मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए बी, तो हम बीच में क्रॉस भी लिख सकते हैं, हम बीच में डॉट भी डाल देते हैं, और बाद होगा हम बीच में कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, तो बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए क्रॉस भी इस्तेमाल होता है, डॉट भी इस्तेमाल होता है। जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका आंसर यानी उनका प्रोडक्ट स्केलर आ रहा हो, स्केलर प्रोडक्ट हो, तो फिर उन दोनों के दरमियान मल्टीप्लीकेशन की जो साइन होती है वो डॉट डालते हैं, क्रॉस नहीं डालते। और ये कन्वेंशन है। क्या मतलब है? एक तरीका चला आ रहा है जो साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था। तो अब चूंकि स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर के दरमियान जो डॉट डाला जाता है, इस वजह से इन्हें डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अब अगर डॉट प्रोडक्ट को या स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करना हो तो आप लोग क्या कहेंगे? when a scalar quantity is obtained as a product of two vector quantities, when a scalar quantity is obtained as a product of two vector quantities, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आए वो अगर एक स्केलर क्वांटिटी आए तो उसे क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम जनाब पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन आ स्केलर क्वांटिटी is obtained as the product of two vector quantities, then this is known as कौन सी? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब आगे हम एक यहां पर लिखेंगे नोट करके चीज, ड्यूरिंग राइटिंग द क्रॉस प्रोडक्ट द डॉट प्रोडक्ट। जब कौन सी चीज? स्केलर प्रोडक्ट। writing the scalar product in mathematical form a dot, एक डॉट, ये वाला डॉट is put between two vector quantities
जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का ना स्केलर प्रोडक्ट को मैथमेटिकली, आप ये हमने मैथमेटिकल लिखा है ना, लिखा जाता है, तो वेक्टर क्वांटिटी के दरमियान में डॉट पुट किया जाता है, डॉट पुट किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा थोड़ी सी चीज और समझते हैं, फिर इसका फार्मूला लिखते हैं। ये कल मैंने पढ़ाया था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज इसको हम दोबारा समझें और अच्छे तरीके से इसको समझ लें। अब इंशाल्लाह आप लोगों के कोर्स की स्पीड अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब चैप्टर बहुत आसान आसान चैप्टर हैं। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जरा देखें ना, अगर आप लोगों के पास ये एक वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है, या अगर मैं कह देता हूँ ये एक्स डायरेक्शन है, और ये एक वेक्टर है मेरे पास कौन सा, ए। अब बच्चों अगर मैं यहां से एक इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो पता है यहां से यहां की लंबाई क्या कहलाएगी, यहां से यहां की लंबाई क्या कहलाएगी, यहां से यहां की लंबाई कहलाएगी ए एक्स कंपोनेंट, ए एक्स, ए का एक्स साइड वाली, एक्स वाली साइड पर कंपोनेंट। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ए कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये हम पढ़ चुके हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। ठीक है। अच्छा, अब जरा सुनिए जी प्लीज बच्चों, ये जो ए का एक्स साइड में कंपोनेंट होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन एक्स, प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन एक्स, प्रोजेक्शन कहते हैं साए को। बेटा जरा देखें, अगर यहां पर यह समझ लेना कि एक लाइन है या फर्श है, और इस तरीके से एक कोई सॉलिड चीज है, जैसे एक स्टिक है यहाँ पर रखी हुई है, और सीधा ऊपर अगर हम बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पर सीधे ऊपर बल्ब लगा देते हैं, तो पता है क्या इसका साया कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर सीधे ऊपर बल्ब होगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका शेडो का साया पड़ेगा, प्रोजेक्शन साया को बोलते हैं। अच्छा, अब जरा देखें जी प्लीज, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि ये एक वेक्टर है, ये यहाँ पर एक वेक्टर है, मैंने इसको x की बजाय a का नाम दे दिया, पहले सिर्फ x लाइन थी ना, अब मैंने इसको वेक्टर कह दिया, एक a वेक्टर है। अब यहाँ पर ये दूसरा वेक्टर है कौन सा, b, मैंने इसको नाम दे दिया। इन दोनों के दरमियान एंगल कितने, थीटा है। बच्चों अगर मैं b के हेड से a पर यहाँ पर परपेंडिकुलर डालूंगा ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक का जो फासला होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला होगा, ये कहलाएगा बी का कंपोनेंट किस पर, ए की साइड पर, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, बी कॉस थीटा की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, हाँ जी, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। अच्छा, अब बच्चों जरा देखें, इस तरीके से भी किया जा सकता है कि ये मैंने बी के हेड से ए पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब बच्चों मैं ए के हेड से बी पर भी तो ड्रा कर सकता हूँ यहाँ पर, हाँ इसी पर कर दूँ या अलग से डायग्राम, चले अलग से बना लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। बच्चों ये है ए, और ये हमारे पास कौन सा है, बी है, ये इनके दरमियान क्या है, एंगल है, थीटा है। देखें बच्चों, अब इसके हेड से मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 का एंगल बन गया। अब ये तो पूरा ए है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पता है क्या कहलाएगा, बी का कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट जो बी के ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला फासला, इसे क्या कहेंगे, ए का कंपोनेंट जो बी के ऊपर है, और किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी, ये चीज़ क्लियर होगी, ये बिल्कुल बेसिक है, और दूसरे दिन से मैं ये आपको बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ क्या है, डायग्राम को उल्टे बगैर हम लोगों ने ये काम किया। बेटा देखें जरा, कुछ लोग कह रहे होंगे कुछ, ठीक है। अच्छा चलें, अब जनाब जरा देखें, ये जो वेक्टर कंपोनेंट होता है ना, ये असल में होता क्या है, एक वेक्टर के स्केलर जो प्रोडक्ट होता है, ये असल में होता क्या है, एक वेक्टर का पूरा, एक पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर जो होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है। यानी आप जरा देखें, अब मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे पास एक वेक्टर ए है। लास्ट डायग्राम की समझ नहीं आई यार, जरा देखो ना, ये ए है,
ये कौन सा है, बी है, ठीक है। एंगल कितना है, एंगल है कोई भी थीटा है बच्चों। अब यहाँ से अगर मैं इस तरीके से पुट कर देता हूँ, यहाँ से इस तरीके से पुट कर देता हूँ, तो ये थीटा 90 का होगा, तो ये बी के हेड से आ रहा है इस पर, तो ये बी का साया है। अगर यहाँ पर बल्ब लग जाए ना, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर टॉप पर ये बल्ब लग गया, ठीक है, ये बल्ब लग गया, अब इससे रोशनी जाएगी ना नीचे, तो पता क्या, इसका साया यहाँ पर ये साया बनेगा, इसका बी का ये साया बनेगा, बी का ये साया बनेगा, ए के ऊपर बनेगा। इसे कहते हैं बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन, ठीक है, बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन। या इसे हम पहली जबान में बी एक्स भी हमने कहा था पहले हम लोगों ने, क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यही उल्ट कर दूं, ये नहीं, जरा देखें, अगर मैं इसको ऊपर बना दूं, इसको नीचे बना दूं, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जरा देखें, ये हमारे पास ये है ना, ये देखें, ये बी है और एंगल उतना ही बनेगा, एंगल तो सेम रहेगा ना। ये अब हमारे पास कौन सी चीज़ हो गई, ए हो, ये थीटा एंगल। तो अब देखें, मैं अगर यहाँ से ये ड्रा कर दूँ, तो अब इसी डायग्राम को आप थोड़ा सा घुमा कर देख लें, यानी उल्ट करके देख लें, उल्ट करके। अगर इसी तरीके से आपके पास एक जो है ना, वो छोटी छोटी तारें होती हैं ना, जो एक तो बिजली वाली तारें होती हैं ना, वो तो मुड़ जाती हैं, कोई और लोहे की तारें हों, उनसे इस तरीके से एक आप एक स्ट्रक्चर बना लें, इस तरह ए बना लें, और जनाब इसको इस तरह घुमा कर देखें, इस तरह घुमा कर देखें, ये चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। तो ज़रा देखें, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए का किसके ऊपर, बी के ऊपर कंपोनेंट, इसको ए कॉस थीटा कहेंगे। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, यहाँ से इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर, यहाँ से ये 90 का एंगल बन जाएगा। अब जब 90 का एंगल बनेगा, ए के हेड से इस पर बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या कहलाएगा, ए का बी के ऊपर कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा कहलाएगा। अब इतना ही बच्चों मैं ये समझा सकता हूँ, बार बार अब ये चीज़ और कंफ्यूज कर देगी। अच्छा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर बता देना, फिर किसी और दिन इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब बच्चों ये आप लोगों के पास ए वेक्टर है, ये आप लोगों के पास ये कौन सा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर, ठीक है जी। अब जरा देखें, ये बी है, ये कौन सा ए वेक्टर है, ये इनके दरमियान एंगल हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। तो इनका जो फार्मूला बनता है फॉर वेक्टर ए एंड बी, मैथमेटिकली अब हम लिखने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिकली फॉर वेक्टर ए एंड बी, बी ए डॉट बी किसकी इक्वल हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा की इक्वल होता है। अच्छा, आप जरा देखें, ये इसका फार्मूला है। अब ये फार्मूला कैसे है, ये अलग से चीज़ है, ये आपके कोर्स में नहीं दी। अब यहाँ पर ये वेक्टर है, ए डॉट बी वेक्टर है, इनके ऊपर एरो है, लेकिन ये बन गया ए बी कॉस थीटा, इनके साथ ऊपर एरो नहीं लगाना, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इससे जो आंसर आएगा ना, एक नंबर आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। अच्छा, अब बच्चों जरा देखें, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, देखें, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा कौन सा है, मैं यहाँ से अगर मैं इस पर ये एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये फासला क्या कहलाएगा, जरा बता सकते हैं क्या कहलाएगा, शाबाश, इसे क्या कहूँगा, बी का प्रोजेक्शन अपॉन ए, इसे ये किसके इक्वल होगा, बी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, बी कॉस थीटा, यानी ये बी ए क्या मतलब है, प्रोजेक्शन ऑफ बी, या कंपोनेंट आप कह दें, प्रोजेक्शन की जगह आप कंपोनेंट भी कह सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए वेक्टर, या आप प्रोजेक्शन की जगह क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग वेक्टर ए। तो आप जरा देखें, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, ए डॉट बी किसकी इक्वल हो जाएगा, ए, और साथ क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, तो यहाँ पर मैं ये लिख लूँगा, ए डॉट बी
किसकी इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर ए पूरा ए का पूरे ए का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, और बी पूरा नहीं बल्कि बी का जो किस साइड पर कंपोनेंट है, ए पर, मल्टीप्लाई कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। अच्छा, अब बच्चों मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, जरा देखें। अब अगर मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालूं, इस पर, यहां से इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं, ये वाला परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो बताओ ये वाला फासला क्या कहलाएगा, ये वाला फासला क्या कहलाएगा, ए बी, यानी ए कॉस थीटा, और ये ए बी या ए कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए है, ए अलॉन्ग कौन सा, बी के ऊपर जो है। तो अब इसी को मैं ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा, ये भी नंबर है, मैग्नीट्यूड नंबर होता है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, नंबर को अगर आगे पीछे लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी किसकी इक्वल हो जाएगा, ए कॉस थीटा और साथ बी आ जाएगा। अब ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी मल्टीप्लाई बी। तो ये भी आप तरह देखें ना, ये क्यों करवा रहा हूँ, ये इससे डिफिनीशंस बनती हैं इनकी। अगर आप लोगों से ये कहा जाए, एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं, देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, ए डॉट बी कहलाएगा। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं, ये देखें ना मल्टीप्लायर है ना, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये बी के कंपोनेंट है, जो बी का कंपोनेंट किस साइड पर है, ए साइड पर है, ए के ऊपर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। ए बी और बी ए इक्वल होते हैं, ए बी और बी ए, हाँ इक्वल होंगे बिल्कुल। अच्छा आप जरा देखें जी, अब ये तो हो गया आप लोगों के पास कौन सी चीज, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले बन गए हैं, ठीक है। मेन फार्मूला आपने ये याद रखना है, ये हो गया मेन फार्मूला। उसके अलावा ये वाले फार्मूले भी आपको पता होने चाहिए, ये वाला जो फार्मूला है और ये वाला फार्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है जी। इनसे डिफिनीशंस आ सकती हैं, डिफिनीशन बन सकती हैं, और ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। बच्चों अब इसके बाद हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स पढ़नी है, मिटा दूं इसे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, शाबाश जल्दी करें। बेटा देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है ना साथ साथ, जी बच्चों। हाँ भाई, एग्जांपल्स, बेटा इसकी एक एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की वर्क क्या है बच्चों, ये है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का, कौन कौन से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है जी। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट of force and displacement,
बेटा ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो आप जरा देखें, हम लिखेंगे वर्क किसके इक्वल होगा, फोर्स डॉट कौन सी चीज़, डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई, मैथमेटिकली देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, W, वर्क की सिंबल W होती है, फोर्स के लिए F लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट के लिए S लिखेंगे। अब बच्चों ये बन जाएगा आपके पास, वर्क क्या हो जाएगा, F, S क्या आ जाएगा, cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है ना, किसके इक्वल होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनके दरमियान जो एंगल है उसके cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये बच्चों ज़रा देखिए हमारे पास क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, उसके अलावा बेटा आगे सेकंड एग्जांपल है पावर। पावर होती है ना जिसकी यूनिट क्या होती है, वाट। तो बच्चों पावर है फोर्स और वेलोसिटी का कौन सी चीज़, स्केलर प्रोडक्ट। वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ज़रा देखें, क्या लिखेंगे, पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट कौन सी चीज़, फोर्स एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, देखें बच्चों, पावर है ना, ये दो वेक्टर हैं, फोर्स और वेलोसिटी, इनके डॉट प्रोडक्ट इक्वल है, डॉट प्रोडक्ट। ये देखें फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। अब पी एफ डॉट वी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ वी कॉस थीटा। अच्छा, अब बच्चों उसके बाद है, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये फाई होता है, फाई। ये सिंबल जो है ना ये फाई कहलाती है, ये वाली सिंबल फाई कहलाती है। ठीक है जी, ग्रीक लैंग्वेज का एक अल्फ़ाबेट है, जैसे हमारे उर्दू के ABC है ना, उर्दू के ABC है ना, क्या करें, हाँ क्या है उर्दू के ABC नहीं, अलिफ बे जीम है, अलिफ बे पे वगैरह, और इंग्लिश के ABC हैं। इस तरीके से ग्रीक के क्या हैं, ये अल्फ़ा बीटा गामा पता नहीं और कौन कौन से, डेल्टा कापा, हाँ माइक्रो, और ये फाई। अच्छा, अब बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उम्मीद है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपके कोर्स में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला भी होगा, तो उसमें आप लोग ये फ्लक्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, कौन सी चीज़ का स्केलर प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एंड एरिया। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ना ये एरिया वेक्टर है, हाँ फ्लक्स के केस में एरिया क्या होता है, वेक्टर होता है, और इसकी डायरेक्शन उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये अजीब सा फिनोमेना है, वैसे एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहाँ पर एरिया कौन सा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी।
इंशाल्लाह उसमें चलकर पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप ज़रा देखें जनाब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया का मैग्नीट्यूड और साथ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो ये जनाब 3 इसके एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में गिवन है। अच्छा, अब बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की, तो वो जनाब अब हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, हाँ क्या है, क्या कह रहे हैं, वो बच्चे कुछ ना करते एरिया डायरेक्शन नहीं पड़ी, किस चीज़ की डायरेक्शन नहीं पड़ी, एरिया की डायरेक्शन। देखें मैंने कहा था कि इंशाल्लाह जब आएंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे। एक बात उसमें एरिया होता क्या है, देखें एरिया होता है, अगर ये आपके पास रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, इसके एरिया क्या होगा, ये लेंथ और ये विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर दें तो क्या आ जाता है, एरिया। अब लेंथ जो है ना स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है, स्केलर। इसका मतलब एरिया भी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन बाद औक़ात हम लोग क्या कहते हैं कि जहाँ पर लेंथ हम लोग ले लेते हैं इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेंथ किस केस में ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब जब ये डिस्प्लेसमेंट बन जाता है ना बच्चों, ज़रा देखें, जब ये डिस्प्लेसमेंट बन जाता है और विड्थ जो है वो भी हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये विड्थ भी, तो उस सूरत में ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, वेक्टर। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एरिया आता है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है उस सूरत में, और उसकी डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, ज़रा देखें, इससे बाहर की जाने, यानी ये एरिया है ना तो इसकी डायरेक्शन हम कहेंगे बाहर की जाने, इस पर परपेंडिकुलर, इस साइड पर। ये वेक्टर प्रोडक्ट जब करते हैं ना, यानी यहाँ पर लेंथ और विड्थ का वेक्टर प्रोडक्ट होगा, कौन सी चीज़, एरिया, वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं। वहाँ पर हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं, उस रूल से, हैंड्स का रूल होता है, तो उस रूल के मुताबिक फिर इसकी डायरेक्शन आ जाएगी बाहर की जाने, बाहर की जाने। ठीक है, एरिया, तो हर जगह पे एरिया स्केलर वेक्टर नहीं होता, एरिया मोस्टली हम लोग स्केलर के तौर पर लेते हैं। लेकिन जब लेंथ और विड्थ दोनों को डिस्प्लेसमेंट के मीनिंग ले लेते हैं, फिर एरिया क्या बन जाता है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। हाँ, राइट हैंड रूल बेटा, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा ना तो ये है राइट हैंड, देख रहे हो। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के पास आकर आपको बताऊंगा कि राइट हैंड से चीज़ें कैसी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, राइट हैंड का रूल मैं इस्तेमाल करता हूँ अच्छा खासा। अच्छा,